आपकी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। उन्होंने ना सिर्फ आपको बद किरदार कहा बल्कि मेरे किरदार पर भी इल्जाम लगाए। आप ये सब कुछ कैसे खामोशी से बर्दाश्त करती रही अम्मा? आखिर आपने क्यों कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं बताया उन्हें कि आप वहाँ क्या काम करती हैं? कहीं सच में ही तो आपको कोई ऐसा काम तो नहीं करती जिसे बताते हुए आपको शर्म महसूस होती है? मैं गुस्से में फट पड़ी थी। मुझे ये एहसास भी न रहा था कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। मेरा लहजा इंतहाई तल्ख था। शाहरुख से मंगनी टूटने का जो दुख मेरे दिल में पैदा हुआ था, उसने मुझे हर रिश्ते का एहसास बुला दिया था। मेरी बात सुनकर अम्मा की आंखें बरस पड़ी। वो बेयकीनी से मुझे देख रही थी। अब तक सारा जमाना उन्हें बद किरदार कह रहा था और अब मैं उनकी सगी बेटी होने के बावजूद उनके किरदार पर शक कर रही थी। वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गए और फिर कमरे से बाहर ही ना निकले। मैं सोफे पर बैठी आंसू बहाती रही और अपने बाप को याद करती रही। रात के वक्त अम्मा कमरे से बाहर निकली तो वो भी दर्जी की दुकान पर जाने के लिए, और मैं हैरत ज़दा रह कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अम्मा दर्जी की दुकान पर जा रही थी। अब तो उन्हें वहाँ कदम भी नहीं रखना चाहिए था। आखिर ऐसे अभी क्या नौकरी थी कि एक रात के 100 रुपए भी भला कोई उजरत होती है कि 100 रुपए की वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। हम जमाने भर में बदनाम हो गए थे। अगर बड़ी रकम होती तो समझ भी आता, लेकिन इतने से पैसों के लिए कौन इतनी जिल्लत बर्दाश्त कर सकता है? अम्मा को देखकर मैंने हकारत से मुंह फेर लिया। अम्मा रात की गई, सुबह लौटी। मैंने अम्मा के आगे नाश्ता भी नहीं रखा था। अम्मा ने भी कुछ नहीं कहा था। वो खामोशी से कमरे में चली गई। सारा दिन भूखी प्यासी रही और रात को फिर उठकर अपने काम पर चली गई। इसी तरह दिन गुजरने लगे और 4-5 दिन ही गुजरे थे। अम्मा दोपहर खामोशी से हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरी बेरुखी ने अम्मा की जान ले ली थी। शायद मेरा शक करना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। अम्मा की जुदाई ने मुझे पूरी तरह ही तोड़ डाला था। मैं अम्मा से नाराज जरूर थी, लेकिन अम्मा को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अम्मा के सिवा मेरा अब कोई नहीं था। रिश्तेदार तो हमसे उसी वक्त नाता तोड़ चुके थे जब मोहल्लेदारों की बदौलत उन्हें अम्मा के हवाले से गलत खबरें मिली थी। शाहरुख ने भी पलट कर मेरी तरफ नहीं देखा था। मोहल्लेदारों ने जैसे तैसे अम्मा की तदफीन कर दी थी, और हैरत की बात यह थी कि अम्मा की मैयत पर खड़ी होकर हर शख्स अम्मा की तारीफ कर रहा था। ये वही लोग थे जिन्होंने अम्मा की जिंदगी में उनके किरदार को निशाना बनाया था। फिर आज इन लोगों को क्या हो गया? चमन चची तो अम्मा के कदमों में बैठकर ऐसे धाड़े मार मार कर रो रही थी जैसे मेरी नहीं बल्कि उनकी माँ मरी हो। ये वही चमन चची थी ना जिनकी वजह से सारे मोहल्ले में अम्मा के काम का चर्चा हुआ था। सारे मोहल्ले को पता चला था कि अम्मा रात को कहाँ जाती है, और यही वो मोहल्ले वाले थे जिन्होंने हर बात का उल्टा मतलब निकाल कर इस बात को इतनी हवा दी थी कि ये बात जंगल में आग की तरह फैली थी और हमारा घर पूरी तरह उजड़ गया था। आज ये लोग न सिर्फ अम्मा के किरदार की तारीफ कर रहे थे बल्कि मुझसे हमदर्दी भी जता रहे थे। मुझे इस मुआशरे की असल शक्ल नजर आ रही थी। यहाँ जिंदा इंसान को जीने नहीं दिया जाता और मरने वाले पर इस तरह आंसू बहाए जाते हैं कि जैसे ये सब उसके साथ ही मर जाना चाहते थे, बल्कि ऐसे जैसे उन्हें मरने वाले का बड़ा सदमा हुआ, जबकि मरने वाला उन्हीं के रवैयों के बदौलत इस दुनिया से तकलीफ की हालत में जाता है। शाम तक अम्मा की तदफीन हुई और सारा घर खाली हो गया। मैं अकेली घर में बैठी रह के कुछ देर बाद दरवाजा बजा और एक औरत अंदर आई। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी। वो कहने लगी, तुम्हें दर्जी ने बुलवाया। ये सुनकर मैं हैरान हुई कि दर्जी को मुझसे क्या काम पड़ गया, और ये कौन सा दर्जी है? मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि अम्मा किस दर्जी के पास जाती थी। वो औरत कहने लगी कि तुम्हारा चलना जरूरी है वरना वो यहाँ आएगा तो बदनामी होगी। ये सुनकर मैंने चादर ओढ़ी और उसके साथ निकल गई। पहले ही बहुत जिल्लत हो चुकी थी, इससे ज्यादा जिल्लत उठाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। अगर मोहल्ले वाले मुझे मोहल्ला छोड़ने पर मजबूर करते तो मेरे पास सच छुपाने की जगह भी बाकी न बचती। इसलिए बेहतर था कि मैं जाकर दर्जी से मिल आती और ये भी जान लेती कि मेरी माँ ऐसा कौन सा काम करती थी जिसे वो मुझ तक नहीं बता सकी थी, और उसकी जान चली गई थी। वो औरत मुझे दूसरे मोहल्ले के छोटे से दर्जी की दुकान पर ले गई। वो दर्जी जबरदस्ती मुझे पीछे बने एक कमरे में ले गया, और मैं ये देख कर हैरान रह गई कि वहाँ तो मेरी अम्मा की जैसी बहुत सारी औरतें मौजूद थी। दर्जी गौर से मुझे देखते हुए कहने लगा, तेरी माँ ने मुझसे बहुत सारा कर्ज ले रखा था। तेरा बाप शदीद बीमार था। उस वक्त तेरी माँ को इलाज के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत थी। तेरी माँ ने घर के कागजात मेरे पास गिरवी रखवाए थे और मुझसे कर्जा हासिल किया था। तेरी माँ वो कर्जा ना चुका सकी, इसीलिए उसे मेरी दुकान पर काम करना पड़ा। अब तुझे भी काम करना होगा ताकि तेरा घर बाकी रह सके, वरना वो मेरी मिल्कियत में आ जाएगा। ये सुनना था कि मेरी जान निकल गई। मुझे ये सब मालूम नहीं था कि मेरी माँ ने हमारा घर गिरवी रखवाया हुआ था। अगर मेरा घर दर्जी को मिल जाता तो मैं कहाँ जाती। ये सोच कर मैंने परेशानी के आलम में दर्जी से पूछा कि मेरी माँ क्या काम करती थी और मुझे क्या काम करना होगा। मेरे पूछने पर वो अजीब से अंदाज में हंसा और कहने लगा, चलो हम तुम्हें बता देता हूँ, ये सब औरतें भी यही काम करती है।
और तुम्हें भी यही काम करना होगा। लेकिन खबरदार जो ये बात इस कमरे से बाहर निकले कि तुम रात के अंधेरे में यहाँ क्या काम करती हो। कोई लाख पूछे लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो तुम्हें अपने घर से हाथ धोना पड़ेगा। तुम्हारे घर के कागजात मेरे पास है और अब कानूनन वो मेरे नाम हो चुके हैं। मेरे बस में होता तो मैं दर्जी को साफ इनकार कर देती कि मेरी माँ जिस काम की वजह से बदनाम हुई वो काम मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैं जानना चाहती थी ये सब औरतें यहाँ क्या काम कर रही थी। और फिर दर्जी ने आगे बढ़कर मुझे वो काम दिखा दिया जिसे देखकर कितने ही लम्हे मेरी जुबान गंग होकर रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ ने मरने से पहले ये काम किया था। उसके चेहरे की थकन और ज्याद रंगत की वजह मुझे आज पता चल गई थी। उस दर्जी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं भी यही काम करूं और आज पिछले 3 साल से मैं यही काम कर रही हूँ। मोहल्ले वाले अब भी मुझे बुरा भला कहते हैं। मेरी माँ की तरह मुझ पर भी इल्जाम लगाए जाते हैं, लेकिन ना ही कोई मेरी मजबूरी जानता है और ना ही मेरी माँ की मौत की वजह। अगर मैं किसी को सच्चाई बताऊंगी तो मेरा घर मेरे हाथ से चला जाएगा, मैं बेघर हो जाऊंगी। पर वो दर्जी मुझे हवालात के पीछे भी पहुंचवा देगा क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर आदमी है। यही सोचकर मैं अपनी जुबान बंद रखी हुई है। 3 सालों से मैं हर रात अपनी माँ की जगह दर्जी की दुकान पर जाती हूँ। सब औरतें भी वहाँ बाकायदगी से आती हैं। दुख सुख हो या फिर कोई बीमारी, किसी में छुट्टी करने की हिम्मत भी नहीं होती। वो दर्जी किसी एहसान की तरह हमारे हाथ में हर रात 100 रुपये पकड़ाता है और हम वो 100 रुपये मुट्ठी में दुबाए वापस घर चले आते हैं क्योंकि हम में सवाल करने की भी हिम्मत नहीं होती। दरअसल बज़ाहिर वो दर्जी एक छोटा सा दर्जी है, लेकिन दर हकीकत वो कोई दर्जी नहीं है, बल्कि वो दर्जी की दुकान की आड़ में इंतहाई घिनौना काम कर रहा है और वो इसके लिए मजबूरन और मजलूम औरतों को इस्तेमाल करता है। पहले उन्हें कर्ज फराहम करता है और उसके बदले गिरवी के तौर पर कोई खास और अहम चीज रख लेता है। जब वो मजबूर होती है, कर्ज चुकाने की हैसियत नहीं रखती, तो उन्हें अपने गंदे काम के लिए इस्तेमाल करता है और इस कदर ब्लैकमेल करता है कि कोई भी औरत बाहर जाकर अपनी जुबान नहीं खोलती। वो दर्जी रात के अंधेरे में औरतों को अपने पास बुलवाता है और उन्हें मजबूर करता है कि वह हालत गैर में कंप्यूटर के सामने बैठकर गैर मुल्की आदमियों से बात करे और उन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाए। उसने ऐसे सिस्टम लगवा रखे थे कि जिसकी वजह से जुबान की तब्दीली खुद ब खुद मुमकिन हो जाती और औरतें जब उर्दू में बात करती तो उनकी बात दूसरी जुबान में ट्रांसलेट हो जाती। इस तरह उस दर्जी ने कई औरतों के जरिए मुख्तलिफ गैर मुल्की मर्दों को फंसाया हुआ था। वो मर्द पाकिस्तानी औरतों की हवस में इस कदर अंधे थे कि उस दर्जी के अकाउंट में बिना सोचे समझे डॉलर्स में रकम भी भिजवा दिया करते थे और बदले में वो औरतें सारी सारी रात उन आदमियों से हवस भरी बातें करने पर मजबूर थे। मेरी माँ और यहाँ काम करने वाली सारी औरतें बहुत ही खूबसूरत थी और वो दर्जियों की मजबूरी और खूबसूरती का फायदा उठाकर उन गैर मुल्की आदमियों से हजारों डॉलर्स माहाना वसूल कर रहा था। हर कोई उसे दर्जी समझता था और वो दर्जी की दुकान की आड़ में ऐसा घिनौना काम चला रहा था जिसकी खबर किसी को भी नहीं थी। जो औरत एक दफा इस दलदल में उतर गई वो कभी दोबारा उससे ना निकल सकी और मेरी माँ भी ऐसे ही एक औरत थी। अगर वो ये सच किसी को बताना चाहती भी तो वो बर्बादी उसी के हिस्से में आती, इसीलिए वो खामोश रहने पर मजबूर थी। और अब मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। अपने सर पर छत बचाने के लिए और उस दर्जी की मकारियों से बचने के लिए मुझे भी यही काम करना पड़ रहा था। मैं हर रात दिल पर पत्थर रखकर उस दर्जी की दुकान में जाती, वहां जाकर उसके दिए हुए लिबास को तब्दील करती और किसी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाती। मेरे सामने दूसरी तरफ कोई गैर मुखी गोरा बैठा होता जो मुझसे अजीब और गरीब फरमाइशें करता है, गलत किस्म की बातें करता है, पर मैं भी इसकी बातें मानने पर मजबूर होती क्योंकि दर्जी हम औरतों पर कड़ी निगरानी रखता है। मेरे नाम पर हर महीने उस दर्जी के अकाउंट में ढेर सारा पैसा आता है और वो हमें हर रात का सिर्फ 100 रुपया देता है। अगर हम ये बात किसी को बताएंगे तो हमारी इज्जत पूरी तरह नीलाम हो जाएगी। वो दर्जी साफ इनकार कर देगा। हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं और उसकी पुष्ट पर बड़े बड़े लोगों का हाथ। ये काम सिर्फ यही एक दर्जी नहीं कर रहा बल्कि ये पूरा एक गिरोह है। उन्होंने शहर के छोटे छोटे इलाकों में दर्जी की दुकानें खोल रखी है और उसकी आड़ में यही काम चल रहा है। किसी का सामान गिरवी रख कर उसे मजबूर किया जाता है तो किसी को दूसरे तरीके से। ये बहुत चालाक और मक्कार लोग हैं। आज 3 साल गुजर जाने के बावजूद मैं इनके जाल से नहीं निकल सकी। मुझे रह रह कर अपनी माँ का चेहरा याद आता है। न जाने मेरी माँ ने कितनी तकलीफ उठाई होगी। वो बहुत इज्जतदार औरत थी। उसने ये काम हरगिज भी अपनी खुशी से नहीं किया होगा। मैं भी ये काम अपनी खुशी से नहीं कर रही और इस दलदल से निकलना चाहती हूँ। इसीलिए आज किसी के तबस्सुत से अपनी ये कहानी आप लोगों के आगे पेश कर रही हूँ कि शायद कोई मेरी मदद करे और ऐसे दर्जियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जो हम औरतों को इस तरह इस्तेसाल कर रही हैं। मैंने इस पूरी कहानी में अपना असल नाम जाहिर नहीं किया क्योंकि मुझे डर है अगर मेरा नाम जाहिर हुआ तो मुझे किसी बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मोहल्ले वाले तो पहले ही मेरा जीना मुश्किल कर चुके हैं।
कहीं वो दर्जी भी मेरा दुश्मन न बन जाए। आप लोग मेरे और बाकी औरतों के हक में दुआ करें। अगर कोई ऐसा शख्स ये कहानी सुन रहा है जिसके अच्छे ताल्लुकात हों तो वो मेरी मदद करने की कोशिश जरूर करे। अपनी इस दर्दनाक कहानी के अख्ताम पर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि मैं और मेरी माँ जैसी औरतें इस अंजाम को उस वक्त पहुंचती हैं जब हमारा समाज, हमारा माशरा हमें हर तरह से आजिज कर देता है। हम पर जिंदगी के दरवाजे तंग कर दिए जाते, कोई हमारी मदद को आगे नहीं आता। हमें ना ही नौकरी मिलती है और ना ही कोई काम काज, तो फिर हम मजबूर होकर गलत रास्तों पर कदम उठाते। बाहर देखा जाए तो गलती मेरी और मेरी माँ की है, लेकिन अगर गहराई से इस बात का जायजा लिया जाए तो गलती हमारे माशरे में रहने वाले हर उस शख्स की है जो बेवारत को अपनी सफाकियत का निशाना बनाता है। गलती हर उस औरत की है जो दूसरी औरत के किरदार पर इल्जाम लगाती है। गलती हर उस पड़ोसी की है जो अपने ही पड़ोस में रहने वालों के दुख तकलीफ से ना आशना होता है। जिम्मेदारी उस माशरे के हर फर्द पर आयद होती है, इसीलिए हम सबको अपने हिस्से की जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा ताकि फिर कोई शमी मारा की तरह मौत के घाट ना उतरे।